सऊदी अरेबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ में रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी की सज़ा है। बाकी एडवांस कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके ऐसे पनिशमेंट को बारबेरिक बताती हैं। आज हम जिस केस की बात करेंगे उसे सुनने के बाद आप ऐसे एडवांस कंट्रीज़ के लॉ और ज्यूरिसडिक्शन पे सवाल करेंगे। Father had gotten her earlier that week at the Florida State Fair, and after the defendant raped her, put her in 2 garbage bags. हेलो पीपल, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ज्यूस टॉक्स, अ लुक इनटू डिप्रेविटी। तो आज हम बात करेंगे जेसिका लंसफर्ड केस की। तो जेसिका का जन्म 6 अक्टूबर 1995 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में हुआ, एंजेला और मार्क लंसफर्ड के घर में। जेसिका एक ए ग्रेड स्टूडेंट थी जिसे डांस, अपने खिलौने के साथ खेलना और अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर राइड करना बहुत पसंद था। इसी के साथ जेसिका रेगुलरली चर्च भी अटेंड किया करती थी। मार्क लंसफर्ड अपने पत्नी के साथ डिवोर्स होने के बाद जेसिका और अपने माँ बाप के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट हुए। फ्लोरिडा में जिस जगह मार्क लंसफर्ड और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई वहाँ काफ़ी सारे एक्स कॉन्विक्ट रहा करते थे जिन्होंने जेल में अपनी सज़ा काटी हो। आखिरकार मार्क लंसफर्ड की ज़िंदगी में वो दिन आया जो हर एक माँ बाप का सबसे भयानक सपना होता है, अपने बच्चे का गुम हो जाना। 24 फ़रवरी 2005 की सुबह मार्क अपने काम पर से घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का डोर ओपन था और जेसिका घर में नहीं थी। पहले उन्हें लगा कि जेसिका स्कूल चली गई है। फिर उन्होंने देखा कि जेसिका का यूनिफॉर्म उसके बेडरूम में ही था। जब उसके पिता ने अपने पेरेंट्स से जेसिका के बारे में पूछा तो उन्हें भी जेसिका की खबर नहीं थी। मार्क ने तुरंत पुलिस में जेसिका की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की क्योंकि उनके घर के आसपास काफ़ी कॉन्विक्ट्स और सेक्स ऑफेंडर्स रहा करते थे। पुलिस ने तुरंत सर्च टीम भेजी जेसिका को ढूंढने के लिए। उनके सर्च स्पॉट मेनली एक जंगल एरिया था जो लंसफर्ड फैमिली के घर के पीछे था। इसी के साथ वो लोग आसपास के घरों में डोर टू डोर सर्च भी कर रहे थे। मार्क के काफ़ी इंटरव्यूज़ भी टीवी पे टेलीकास्ट किए गए जिसमें वो अपने बेटी के सही सलामत घर आने की विनती कर रहे थे। 1-2 हफ्ते की सर्च के बाद पुलिस ने आसपास के सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई। उनका मेन सस्पेक्ट 46 इयर्स ओल्ड जॉन कुई था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए अरेस्ट किया। पहले कुई ने जेसिका के अगुवाई में उसका हाथ नहीं है ऐसा स्टेटमेंट दिया। फिर पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस के बाद उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने कुई के घर की तलाशी ली जिसमें पुलिस को उसके बेडशीट पे खून के निशान और कुई के सीमन सैंपल मिले। उसने पुलिस को पूरी डिटेल्स बताई और जेसिका को उसने मर्डर करके कहाँ दफन किया है ये भी उसने पुलिस को बता दिया। हुआ ये कि 24 फ़रवरी की सुबह कुई जेसिका के घर के बाहर आया। उसके अकॉर्डिंग वो जेसिका को हमेशा ऑब्जर्व किया करता था जब वो कहीं खेलने बाहर आया करती थी। उस सुबह उसने देखा कि लंसफर्ड फैमिली के घर का दरवाज़ा खुला है। उसने देखा कि जेसिका अपने बेडरूम में अपने पिता के दिए हुए खिलौनों के साथ खेल रही है। उसने जेसिका को कहा कि तुम चुपके से बाहर आओ मेरे साथ ताकि मैं तुम्हें और ऐसे खिलौने दे सकूं। वो मासूम बच्ची कुई के पीछे चली गई। उसने जेसिका को अपने घर में बुलाया और उसे मारा, पीटा और उसका रेप किया। कुई उसे जान से मारने की धमकी देता और बिना आवाज़ किए अपने कबर्ड में रहने के लिए बोलता था। कुई के घर वालों को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके घर में एक 9 साल की बच्ची बंदी बनाई गई है। वो इतनी डरी हुई थी कि पूरा दिन वो कुई के कबर्ड में बिना आवाज़ किए रहा करती थी। कुई अपने काम पे से आता और जेसिका को मारता, पीटता और उसका रेप करता। वो जेसिका को मेंटली भी टॉर्चर किया करता था। वो जेसिका को टीवी पे मार्क के इंटरव्यू दिखाता जिसमें वो अपने बेटी के घर वापसी के लिए रो रहा हो। ये सब हफ्ते भर तक चला। एक दिन कुई घर आया और जेसिका को कबर्ड से बाहर आने के लिए कहा और उससे कहा कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ देगा अगर वो इस गार्बेज बैग में छुप जाए।
उसने जेसिका को कहा कि गार्बेज बैग में इसलिए छुपे कि कोई उसे जेसिका के साथ देख ना ले जब वो उसे अपने पिता के घर के पास वापस जाने दे रहा हो। वो मासूम बच्ची ने उसकी बात मान ली और गार्बेज बैग में छुप गई अपने खिलौने के साथ जो उसे उसके पिता ने दिया था। मार्च 19, 2005 में कुई ने जेसिका को जिंदा अपने घर के पास 2 फीट खोदी हुई कब्र में दफना दिया। जब पुलिस ने जेसिका की बॉडी निकाली तो वो अपने पिता के दिए हुए खिलौने को अपने सीने से लगाई हुई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेसिका ने अपने उंगली से एक गार्बेज बैग में होल करना मैनेज किया बाहर निकलने की कोशिश में, पर दम घुटने से उसकी मौत हुई। अगस्त 24, 2007 में कुई को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद कैंसर की वजह से कुई की मौत हुई। कुई इससे पहले 24 बार अरेस्ट हो चुका था 30 साल के अरसे में। उस पर काफ़ी सारे चार्जेस थे, जैसे चोरी, फ्रॉड, नशे में गाड़ी चलाना और हथियार रखना। उसे एक बार चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में भी अरेस्ट किया गया था, जब उसने 5 साल के बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की थी। इससे अलग इंसिडेंट में उसने 14 साल की बच्ची के सामने किसी पार्किंग लॉट में इनडिसेंट एक्सपोजर किया था। हैरान की बात यह है कि जॉन कुई पर इतने सारे चार्जेस होने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। अगर जॉन कुई जैसे दरिंदे को पहले ही इतने सारे चार्जेस में से किसी एक में मौत की सज़ा सुनाई गई होती तो शायद आज जेसिका ज़िंदा होती। लेकिन अमेरिकन सिस्टम और ज्यूरिसडिक्शन इसमें बिलीव नहीं करता। वो लोग के अकॉर्डिंग हर मुजरिम को सोसाइटी में एक दूसरा चांस मिलना चाहिए। मैं और आप कह सकते हैं कि जेसिका को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन कम से कम इस हादसे के बाद जेसिका के नाम से एक लॉ बनाया गया। जेसिका लॉ सेक्स ऑफेंडर्स पे इम्पोज किया गया, जिसमें ऐसे मुजरिमों को ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए और उनकी सज़ाएं भी बढ़ाई गई मिनिमम 25 साल। इसी के साथ सेक्स ऑफेंडर्स का किड्स प्लेग्राउंड, स्कूल जैसे एरिया से 2000 फीट की रेंज में आना प्रोहिबिट किया गया। जेसिका लॉ को काफ़ी सारे लोग प्रेस करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉ को अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। नेशनल रिपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम की माने तो हर 5 बच्चियों में से एक बच्ची और 20 बच्चों में से एक बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार है। स्टडीज़ और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20% ऑफ एडल्ट फीमेल और इवन 5 से 10% ऑफ मेल भी अपने बचपन में ऐसे अब्यूज़ से गुजर चुके हैं। अगर हम पूरे यूएस पॉपुलेशन की बात करें तो इन जनरल 28% ऑफ पॉपुलेशन अपनी लाइफ टाइम में ऐसे हादसे से गुजर चुकी है।